नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्द विचार के बारे में। आज हम जानेंगे शब्द विचार से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज हम लेकर आ रहे हैं एमपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। सीटेट, रीट और सभी प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की जो हिंदी है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए हैं। आज का प्रकरण हमारा है शब्द विचार, सामान्य हिंदी व्याकरण। दोस्तों, डेली वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एमपी एग्ज़ाम्स की विशेष रूप से हम तैयारी करवा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा हिंदी व्याकरण का प्रकरण शब्द विचार। दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को, सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ हो उसे हम सार्थक कहते हैं। आपको याद रखना है, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। ये एक प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे उसको शब्द कहा जाता है। इसमें शब्द अनेक वर्णों के मेल से बनता है। अब आपको एक प्रश्न और यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है कि अनेक वर्णों के मेल से क्या बनता है, तो आपको बताना है अनेक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। शब्द वर्णों के मेल से बनता है, यहाँ पर यह भी बात आप याद रखें, जैसे सर्वनाम, संज्ञा आदि। अब हम बात करेंगे रचना व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। प्रश्न इस प्रकार बनता है, रचना व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। या फिर इस तरह से बन सकता है, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। या इस तरह से भी बन सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए गए हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आपको एक और बात गौर करनी है इसमें कि प्रश्न जो पूछा गया था विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स में, वो इस प्रकार पूछा गया था कि रचना की दृष्टि से, और कभी पूछा गया व्युत्पत्ति की दृष्टि से। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। ये प्रश्न भी आप अच्छे से कवर कर लें। अब हम बात करते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के लिए अनिश्चित काल से, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कब से, अनिश्चित काल से, ठीक है, विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं तथा इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता है, तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका सामान्य अर्थ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो रूढ़ शब्द है उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होता है। ये अनिश्चित काल से विशिष्ट रूप में, विशिष्ट अर्थ में प्रचलित होते आए हैं। इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता है, मतलब कि अन्य कोई अर्थ भी नहीं होता है। और इन शब्दों के अगर हम टुकड़े करते हैं तो उन टुकड़ों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे देश, गाय, पेड़, स्त्री आदि। अगर आप इन शब्दों के टुकड़े करोगे तो इनका कोई स्वतंत्र अर्थ है क्या? ठीक है, देखो आप, दा में एक ही मात्रा दे और उसके बाद में श। अब इन दोनों का, दे का कोई अर्थ अलग होता ही नहीं है ये, और शा का कोई अर्थ नहीं होता है अलग। अब ये दोनों मिलाकर अगर बन जाता है देश, तो मतलब एक राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। इसी प्रकार से गा सिर्फ वर्ण में तो होता है, ठीक है ना, वर्ण में तो हो जाता है, लेकिन शब्द की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर शब्द विचार की हम बात कर रहे हैं, वर्ण विचार की बात नहीं कर रहे हैं। गाय, ठीक है, अब इसमें गा, ये अलग अगर इसको टुकड़े कर दें हम और या अलग लिख दें तो कोई अर्थ है क्या? नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो टुकड़े कर दो या कुछ भी कर दो उसमें वो बदलते नहीं है, ठीक है, और परिवर्तन नहीं होता है, और उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? टुकड़े करने पर, ठीक है। जैसे देश, गाय, पेड़, स्त्री आदि, अगर इन शब्दों के आप टुकड़े करोगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। परिभाषा में एक बार और अच्छे से आपको बता देता हूँ, आप परिभाषा को नोट कर सकते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के लिए अनिश्चित काल से विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं तथा इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता, तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं।
जैसे देश, गाय, पेड़, स्त्री आदि ये रूढ़ शब्द हैं। अब हम बात कर लेते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द की परिभाषा आप ध्यान रखें और उदाहरण भी आप ध्यान रखें। अभी हमने रूढ़ शब्द देखे जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है जिनमें, अब हम देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहे जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये योग लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है दोस्तों मेल। क्या होता है? मेल। जैसे अगर हमने एक शब्द इसमें देखा था चाय, ठीक है, इसमें वाला और जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया? चाय वाला, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो शब्दों का योग हुआ है, दो शब्दों का मेल हो गया। तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहे जाते हैं। अब आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखना है, इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बने शब्द आते हैं। यदि हमने ये गौर कर लिया इस बात को कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से ये शब्द बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो यौगिक शब्द है। ये आप एक बात और अच्छे से ध्यान रखना, आपको जहाँ पर भी यौगिक शब्द दिखेंगे उसको आप देखते से पहचान लोगे कि इसमें यौगिक शब्द है। जैसे शिवालिक, हर रोज, चाय वाला, राष्ट्रपति। अब इसमें देखो शिवा अलग शब्द है, याद रखना, शिव से ही बना है शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। हर रोज, हर अलग कर देंगे तो इसका भी एक अर्थ निकल जाएगा, रोज अगर इसको अलग कर देंगे तो इसका भी एक अर्थ अलग निकल जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि ये जो शब्द है ये यौगिक शब्द है। आप अच्छे से पहचान सकते हो इन यौगिक शब्दों को। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहे जाते हैं। और आपको पहचानना कैसे है? यदि संधि, समास और उपसर्ग, प्रत्यय से शब्द बना हुआ है तो वो यौगिक शब्द होता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें याद होना चाहिए कि ये शब्द कैसे बना है, यौगिक शब्द है या क्या है। इसलिए शिवालिक, हर रोज, चाय वाला, राष्ट्रपति, ये क्या है? यौगिक शब्द है। चाय अलग शब्द है, वाला अलग है। वाला क्या है? वाला प्रत्यय है, ठीक है। इसी तरह से हर रोज, ये क्या है? ये प्रतिदिन वाली बात हो गई, तो हम कह सकते हैं कि इसमें यौगिक शब्द है। अब हम बात कर लेते हैं योग रूढ़। यौगिक शब्द की भी हमने बात कर ली, रूढ़ शब्द की भी हमने बात कर ली, और अब हम बात कर रहे हैं योग रूढ़ शब्द की। योग रूढ़ शब्द की आप परिभाषा देखें। यौगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। यौगिक शब्द अपने खंडों से मतलब कि अपने टुकड़ों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि जो यौगिक शब्द हैं उनके टुकड़े उत्पन्न होकर उस अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ मतलब दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे दशानन, हिमालय, जलद, घनश्याम, मुरारी, त्रिनेत्र आदि, ये शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द है। आपको ध्यान रखना है योग रूढ़ शब्द है कि ऐसे शब्द हैं। दशानन, अब ये जिसके 10 सर हो मतलब कि धड़, माथे वाली बात कर रहे हैं, जिसके 10 सिर हो उसको हम दशानन कहते हैं। अब जो दशानन है ये किसके लिए प्रयोग होता है? रावण के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। और बर्फ का घर उसको हम हिमालय कहते हैं। हिम धन आलय, हिमालय बनता है, तो ये बर्फ का घर होता है। तो हिमालय एक ही शब्द है, ये कहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। अब जब ये बदलेगा ही नहीं तो ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। अब योग रूढ़ शब्द क्यों हुआ? एक तो हिम था और एक था दोस्तों आलय, ठीक है। एक शब्द तो हिम और दूसरा था आलय। अब इन दोनों के मेल से हिमालय बना, ठीक है, योग भी हुआ। अब जो हिमालय है इसके हम अगर टुकड़े करेंगे तो कैसे होगा? हिम धन आलय, दोनों को अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। हिम मतलब तो बर्फ हो जाएगा और आलय मतलब घर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यौगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न मतलब अपने टुकड़ों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें परिवर्तन भी नहीं होता है, ये योग से जरूर बने होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। अलग अलग अर्थ होता है इसका अगर टुकड़े करें तो, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर योग रूढ़ शब्द हैं। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल का नाम भी है मेंस एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। आप टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मेंस एजुकेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF प्राप्त हो जाए। आइए हम बात कर लेते हैं अब प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, बताइए।
या फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं उनकी परिभाषा पूछ ली जाती है, और ये पूछ ली जाती है कि इसमें कौन सी परिभाषा है, कौन से शब्द की परिभाषा है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद माने गए हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। ये बात आप गांठ बांध कर रख लें, लिख लें, याद कर लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जो कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आप याद रखना, विकारी मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाए उसको हम विकारी कहते हैं, और जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो उसको हम अविकारी कहते हैं, ठीक है। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल इसके आधार पर अगर परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनसे बने शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। या फिर संज्ञा भी विकारी शब्द है, सर्वनाम भी विकारी शब्द है, क्रिया भी विकारी शब्द है और विशेषण भी विकारी शब्द है। अब हम बात करते हैं अविकारी शब्द की। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल आदि के अर्थ के आधार पर परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अव्यय, जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अव्यय क्या है, तो आप बताएंगे अविकारी शब्द है। एक प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि अव्यय है तो आपको बताना है अविकारी शब्द है। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, तो आप बताएंगे विकारी शब्द है। सर्वनाम किस प्रकार का शब्द है, तो उसमें भी आप बताएंगे विकारी शब्द है। क्रिया किस प्रकार का शब्द है, तो इसमें भी आप बताएंगे विकारी शब्द है। और विशेषण किस प्रकार का शब्द है, तो आप उसमें बताएंगे विकारी शब्द है। एक बार और मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि ये प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो विकारी होते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन, पुरुष, काल के आधार पर उन्हें हम अविकारी कहते हैं। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो भी आपको याद रखना है। शब्दों का ये वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति और विकास पर आधारित है। हिंदी में किस शब्द का आगमन कहाँ से हुआ, इसी आधार पर विभाजन किया गया है। इसे विविध नामों से जाना जाता है। इसे उद्गम, उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत की दृष्टि से वर्गीकरण भी कहते हैं। उद्गम, उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत की दृष्टि से वर्गीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। इस दृष्टि से शब्द के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। अब आपको एक प्रश्न और यहाँ पर कंप्लीट करना है कि उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से, तो आपको याद रखना है तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। इन सभी शब्दों की परिभाषा पूरी डिटेल मैंने बना दी है, आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मतलब पूरे तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी इन सभी की जो परिभाषाएं हैं मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर भी इन शब्दों का वीडियो देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब जो तत्सम शब्द हैं संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, और जिस प्रकार से हिंदी में प्रयोग मतलब जिस प्रकार से संस्कृत में प्रयोग किया जाता है ठीक उसी प्रकार से हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में कुछ रूप बदलकर प्रयोग किया जाता है, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब कि परिवर्तन हो जाता है संस्कृत के शब्दों का, जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे देश में ही विभिन्न आंचलिक जो बोलियां हैं, हमारे देश की जो भाषाएं हैं उनसे आए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये उद्गम या उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण है। ये शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आज के इस वीडियो में हमने जाना शब्द के प्रयोग, शब्द कितने प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो प्रकरण है ये शब्द विचार का, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। शब्द विचार की परिभाषा देखी हमने, 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं।
और रचना व्युत्पत्ति के आधार पर आपको याद रखना है 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द ये ऐसे शब्द होते हैं ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मेल से बनते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर इन शब्दों को हम तोड़ें तो इनका अलग अर्थ हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं आप बताएंगे, 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। उत्पत्ति उद्गम के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियोस अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।